Dear student, you are most welcome in your own educational YouTube channel 6 Dimensions IGP. Today we have MA Education Final Year Paper Education स्पेशल एजुकेशन यानी स्पेशल एजुकेशन की हम सीरीज हम आपके सामने लाए हैं, जिसकी यूनिट फर्स्ट आपके सामने मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इससे पहले भी एक हम बना चुके हैं पूरी सब्जेक्ट की एक वीडियो, लेकिन बच्चों की डिमांड थी, स्टूडेंट व्यूअर्स की डिमांड थी कि हमें यूनिट वाइज ही यहाँ पर ये सब्जेक्ट प्रोवाइड कराया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी बात को मानते हुए, क्योंकि हमारा मकसद ये है स्टूडेंट की गाइडेंस करना, उनको गाइड करना, तो इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। विशिष्ट शिक्षा स्पेशल एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। स्पेशल एजुकेशन, इट्स मीनिंग, स्कोप, कंसेप्ट ऑफ स्पेशल नीड, रोल ऑफ होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट इन सेटिस्फाइंग स्पेशल नीड्स फॉर द ऑफ द लर्नर्स। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, यानी द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन वाज, यानी सबसे पहले कहाँ डेवलपमेंट हुआ था देखना है। तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो यूरोप में हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्ट शिक्षा से तात्पर्य है विशिष्ट प्रकार से निर्मित अनुदेशन जो एक अपवादी बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था हैलाहन एवं कॉफमैन ने। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो इस तरह के डियर स्टूडेंट जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमें एक तरह से माइंड में बिठाने होते हैं, उनको समझकर, यानी जिस तरह से आप छोटी क्लास में पोएम को याद करते थे, इसी तरह यहाँ पर इनको हमें याद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट शिक्षा क्या है, यानी व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। तो जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो जो विशिष्ट बालक होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए होती है। उसमें तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विशिष्ट बच्चों के लिए विशेष रूप से बना शैक्षिक कार्यक्रम। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं आप जानते हैं। मान लिया एक नॉर्मल बालक होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं हमारे, जो जनरली स्कूलों में पढ़ते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन उससे कुछ उसमें स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही जीनियस होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, जो इससे ऊपर होते हैं यहाँ पर। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से बहुत ही डल होते हैं, बहुत नीचे होते हैं, 3rd डिवीजन में पास होते हैं मुश्किल से। तो ये ऊपर वाले और ये दो नीचे के वाले, यानी दोनों टाइप के ये जो स्टूडेंट हैं, ये हमारे यहाँ विशिष्ट या स्पेशल स्टूडेंट में आते हैं। तो इनके लिए जो हम एजुकेशन की व्यवस्था करते हैं, तो वह यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में इंक्लूड होती है। क्वेश्चन नंबर 4, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? डॉक्टरों की आवश्यकता होती है, या मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है, या विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको ओनली टीचर ही नहीं कंट्रोल करते, बल्कि यहाँ पर सभी की हेल्प ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्या सिफारिशें हैं, यानी क्या रिकमेंडेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जहाँ तक संभव हो विशिष्ट व सामान्य बच्चों को एकीकृत किया जाए, या सामान्य व विशिष्ट विद्यालय को एकीकृत न किया जाए, या ए व बी दोनों, यानी में से कोई नहीं। देखिए, हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसने क्या कहा था। जैसे हमारे ये नॉर्मल स्टूडेंट है यहाँ पर, उसके बाद ऊपर हम यहाँ पर और नीचे की तरफ दोनों इससे विशिष्ट बालक दिखाते हैं। देखो, विशिष्ट बालक से मतलब जीनियस बालक नहीं होता, विशिष्ट बालक में दोनों ही शामिल होते हैं, चाहे वो जीनियस हो चाहे वो डल हो, दोनों ही शामिल होते हैं। नॉर्मल से ऊपर और नीचे दोनों कैटेगरी के जो बालक होते हैं उनको हम विशिष्ट या स्पेशल स्टूडेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसने ये कहा था कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं और जो विशिष्ट बालक हैं, तो इन सब की जो एजुकेशन है वो एकीकृत की जाए, यानी उनको एक साथ पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से स्कूल बनाए जाएंगे, यानी नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनको एडजस्टमेंट उनका किया जाए। इस तरह से उन्होंने सिफारिशें की थी। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन मैच करें तो ए में देखते हैं, जहाँ तक संभव हो विशिष्ट एवं सामान्य बच्चों को एकीकृत किया जाए, इसमें कहा गया है ये बात। और बी में कहा गया एकीकृत न किया जाए। तो यानी इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट शिक्षा से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कुछ एजुकेशनिस्ट के नाम दिए गए हैं,
तो उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षा संबंधित कौन नहीं है। इसका मतलब एक नहीं है यहाँ पर, बाकी 3 यहाँ पर संबंधित है। तो जो संबंधित नहीं है हम उन्हीं को देख लेते हैं। तो वो है यहाँ पर जॉन डब्ल्यू बेस्ट। बाकी JMG स्टार्ट, ई सीगन, सैमुअल, ये सब यहाँ पर संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जॉन नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की कौन सी धारा विशिष्ट शिक्षा से संबंधित है? तो कौन सी धारा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 96, 45, 26 और 36, और डी में दिया गया है यहाँ पर 16 एंड 46। तो यहाँ पर 16 और 46 जो धारा है वो विशिष्ट शिक्षा से, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति क्या है, यानी इसकी नेचर क्या होती है स्पेशल एजुकेशन की, वो देख लेते हैं। यहाँ पर बताएगा कि ये निदानात्मक है, ये बात भी सही है। ये सामूहिक शिक्षा होती है, ये भी सही है। केवल कक्षा तक सीमित है, इसको मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभावी विशिष्ट शिक्षा हेतु क्या आवश्यक है, यानी जो विशिष्ट बालकों की शिक्षा होती है, विशिष्ट शिक्षा होती है, स्पेशल एजुकेशन होती है, उसकी इफेक्टिवनेस के लिए, इफेक्टिव रिजल्ट के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विशिष्ट बालकों के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं, ये बात सही है। विशिष्ट यात्राएं, ये जरूरी है कि यात्राएं की जाए उनके लिए, ये भी दोनों नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यानी बाकी उद्देश्य होंगे, एक उद्देश्य नहीं होगा। देख लेते हैं कौन कौन से क्या है। पूर्व पहचान विद्यार्थियों की विशिष्ट उपयोगिता के साथ, ये बात सही है, उद्देश्य है यहाँ पर। बी, ICT का उपयोग नहीं, यहाँ पर ये नहीं किया जाता फिलहाल। सी, विशिष्ट बालकों का पुनर्वास, ये बात सही है। विशिष्ट बालकों को माता पिता का मार्गदर्शन, ये भी सही बात है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय पुनर्वास जो परिषद है उसकी स्थापना की गई थी 1986 में, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लगातार सीखने के लिए प्रेरित करने में, या रुचियों के विकास में, या कक्षा समायोजन में, या सभी। तो इन सभी में आवश्यकता पड़ी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट न्यू हेडिंग, विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड, ऊपर हमने अभी स्पेशल एजुकेशन देखी, यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, विशिष्ट बालक इनमें से होते हैं, यानी विशिष्ट बालक कौन होते हैं देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, या पिछड़े बालक होते हैं, या मंद बुद्धि बालक होते हैं, ये सभी होते हैं। तो क्योंकि विशिष्ट बालक जो होते हैं, मान लीजिए नॉर्मल बालक हैं, तो नॉर्मल बालक के जो ऊपर वाले IQ वाले स्टूडेंट होते हैं, और उससे जो नीचे IQ वाले स्टूडेंट होते हैं, इन सभी को मिलाकर यहाँ पर विशिष्ट बालक का नाम दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विशिष्ट बालकों की शिक्षा आधारित है, ठीक है, यानी द एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी पर, या मनोविज्ञान साइकोलॉजी पर, या गृह विज्ञान होम साइंस पर, या विज्ञान साइंस पर। तो जो एजुकेशन होती है विशिष्ट बालों की, वो यहाँ पर मनोविज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनोविज्ञान। नेक्स्ट स्टडी हमारा है प्रतिभाशाली बालक, जीनियस चाइल्ड कौन होते हैं देख लेते हैं। जो ये नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, इसके जो ऊपर के जो चाइल्ड होते हैं वो यहाँ पर प्रतिभाशाली चाइल्ड कहलाते हैं, जिनका IQ भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली बालकों को पहचानने का क्रमबद्ध प्रयास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, यानी इनको कैसे पहचाना जाए? तो ये सबसे पहले अमेरिका में प्रयास हुआ था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षण विधियाँ हैं, यानी टीचिंग मेथड क्या होते हैं इनके लिए? तो ये देख लेते हैं यहाँ पर, गतिवर्धन, या पृथकीकरण, या संपत्तिकरण। तो यहाँ पर ये सभी विधियाँ हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता से सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं, यानी जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनसे बहुत ही इन चीज़ों में ऊपर होते हैं। यह परिभाषा है, ये किसने दी है? देखिए ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, क्रो एंड क्रो, टर्मन एंड ओडन, हैवी, गहार्ड और स्किनर। तो ये परिभाषा जो है वो टर्मन एवं ओडन की है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18,
प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी आईक्यू देखना है। देखिए हमें जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनका आईक्यू कितना होता है, तो इनका आईक्यू जो होता है हम जानते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट था उनसे ज़्यादा रहता है, यानी 140 140 से स्टार्ट होता है मान लीजिए। तो यहाँ पर इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 140 से 200 तक। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। यहाँ पर कई विशेषता दी गई जैसे बुद्धि लब्धि का सामान्य से अधिक होना, ये तो होती है। सीखने की गति सामान्य से अधिक, ये भी होती है। हर प्रकार की प्रतियोगिता से बचना, नहीं ये नहीं होता। और सृजनात्मक कार्यों में रुचि लेना, ये भी होती है। तो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, कौन सी विशेषता है देख लेते हैं। यहाँ पर मूर्त विषयों में रुचि, या मंदबुद्धि बालकों में रुचि, या दैनिक कार्यों में समरूपता, या सामान्य अध्ययन में रुचि। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सामान्य अध्ययन में रुचि इज करेक्ट। 21 प्रतिभाशाली बालकों का तादात्म्यकरण निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पर विशेषता हैं आइडेंटिफाई इनको करना है। तो अपने वर्ग में अच्छा स्वास्थ्य, उसके बाद पठन, भाषा, गणित, तर्क करना आदि में उत्कृष्टता, या अधिक मात्रा में सरलता से ज्ञान अर्जन की क्षमता। तो ये सभी हैं, इन सभी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे बच्चों को। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट राइडिंग हमारा पिछड़े बालक या बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी जिन बच्चों का आईक्यू जो होता है वो नॉर्मल बच्चों से कम रहता है, तो वो यहाँ पर पिछड़े बालक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। जो बालक अपनी आयु के औसत बालकों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम का औसत ज्ञान अर्जित करने में असमर्थ रहता है उसे कहा जाता है। यानी अगर कोई मान लिया बच्चा 10 साल का है, वो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नॉर्मल मान लेते हैं। तो कोई एक और बच्चा है जिसकी एज उसकी भी बराबर ही है, लेकिन वो हर तरह से उस बच्चे से नॉर्मल बच्चे से बहुत ही पीछे है, बैकवर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये पिछले बालक यहाँ पर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा जाएगा, सामान्य बालक, या हीन बुद्धि बालक, या पिछड़ा बालक, या मानसिक रूप से पिछड़ा बालक। तो इसको हम यहाँ पर पिछड़ा बालक कहेंगे, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, पिछड़े में बालक की पहचान होती है, यानी हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान कर सकते हैं। तो हमारे पास स्केल यही है कि हम आईक्यू से यानी बुद्धि लब्धि से, इंटेलिजेंस क्वेश्चन से उसकी पहचान कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि से। क्वेश्चन नंबर 24, पिछड़े बालक की शैक्षिक व्यवस्था में होना चाहिए, क्या होना चाहिए देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा अतिरिक्त ध्यान देना, सही बात है। योग्यता एवं अक्षमता के अनुसार ही गृह कार्य देना, ये भी बात सही है। विभिन्न उपायों द्वारा प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, आँख, कान अथवा वाणी संबंधी दोष के कारण शिक्षा में पिछड़ जाने वाले बालक को कहते हैं, यानी जो सेंस ऑर्गन हमारे ये हैं इनसे जो पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मंदबुद्धि बालक, या हीन बुद्धि बालक, या शारीरिक कारण से पिछड़ा बालक, या मानसिक रूप से अवरुद्ध बालक। तो ऐसे बालकों को हम शारीरिक रूप कारण से पिछड़ा बालक यहाँ पर कहेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अलग विद्यालय की स्थापना उपयोगी है, यानी सेपरेट स्कूल इज यूजफुल फॉर। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या मानसिक मंद बालकों के लिए, या पिछड़े बालकों के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो पिछड़े बालक होते हैं, बैकवर्ड हैं, जरूरी नहीं कि जो बैकवर्ड हैं वो उनकी जो बुद्धि है बहुत ही खराब हो, वो कुछ समझ में ना आता हो, लेकिन वो मुख्य धारा से कटे हुए थे, इसलिए यहाँ पर पिछड़े बालक है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी विशेषता पिछड़े बालक पर लागू नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कक्षा का पाठ्यक्रम भली भांति समझना सकना, या गृह कार्य को पूरा न कर पाना, या सृजनात्मक एवं मौलिक कार्यों में दक्ष होना, या बुद्धि लब्धि का कम होना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक की, या मानसिक रूप से मंद बालक की, या पिछड़े बालक की, या इन सभी की। तो जो मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक होते हैं मेंटली, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, पिछड़े बालक की मुख्य पहचान किससे होती है। जो पिछड़ा हुआ बालक है उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसकी देखिए जो बुद्धि लब्धि होगी वो 100 से कम बुद्धि लब्धि होगी, यानी आईक्यू उसका 100 से कम होगा, लेस देन 100, या 85 से कम होगा, या 90 से कम होगा, या ये सभी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो आईक्यू होगी वो 85 से कम मान सकते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग मंदबुद्धि बालक, तो डल स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, अपनी देखभाल के प्रशिक्षण की आवश्यकता किस बालक को होती है, यानी अपनी देखभाल की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है उनको। तो किस बालक को, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रतिभाशाली, या मानसिक मंद, या पिछड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानसिक मंद होते हैं, मेंटली
रिटायर्ड होते हैं उनको ये ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर शैक्षिक मंदिता या भाषा दोष या वाणी दोष या ये सभी। तो ये इस तरह के बालक होते हैं वो सभी दोष उनमें हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल रिटार्डेशन किस वर्ष आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई थी 1996 में, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हेडिंग इज जटिल बालक कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 33 समस्यात्मक बालक है यानी प्रॉब्लमेटिक, जो मान लें क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये कॉम्प्लिकेटेड बच्चों से जटिल बालकों से संबंधित यहाँ पर ये हेडिंग रहेगा। तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन यहाँ पर माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो ऐसा बच्चे होते हैं जो जिद्दी होते हैं, नहीं मानते हैं। चोरी करने वाला चोरी भी कर सकते हैं, झूठ बोलने वाला झूठ भी बोल सकते हैं, या ये सभी। तो जो इस तरह के बालक होते हैं उनमें ये सभी यहाँ पर आदतें पाई जा सकती हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में बाल अपराध परिभाषित किया जाता है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है, ये कथन किसने कहा? तो इसमें हम देख लेते हैं कि कानून के उल्लंघन से संबंधित यहाँ पर बाल अपराध परिभाषित करते हैं, तो ये विचार जो है, इस तरह की जो परिभाषा है ये स्किनर से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 35 बाल अपराध के क्या कारण हैं? तो इसके रीजन क्या होते हैं, ये मेन यहाँ पर बात होती है। देखिए आनुवंशिक कारण हो सकते हैं जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, या वातावरणीय कारण हो सकते हैं, नहीं जहाँ पर ये स्टूडेंट रहते हैं, इस तरह के बालक रहते हैं, वहाँ पर क्या वातावरण है, कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सी ए व बी दोनों, तो दोनों भी हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बाल अपराध के कारण दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर का ऑप्शन सी। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है यहाँ पर अस्थि बाधित बालक। अस्थि बाधित का मतलब यहाँ जो बोन से रिलेटेड होते हैं, अस्थि कहते हैं बोन को, हड्डी को, तो इससे रिलेटेड जिसमें प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 36 अस्थि बाधिता के कारण है, क्या रीजन हो सकते हैं अस्थि बाधिता के? यहाँ पर जन्मजात अनियमितता या दुर्घटना या बीमारी या ये सभी। तो कोई भी इसमें से हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37 अस्थि बाधित बालकों की पहचान होती है, इनकी पहचान क्या होती है देख लेते हैं। वैशाखों की सहायता चलना, ये किसी की सपोर्ट लेकर चलते हैं, एड लेकर चलते हैं। बी लड़खड़ा कर चलना, ये भी इनमें पाई जाती है। और चलते चलते गिर जाना तथा जोड़ों में दर्द रहना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, या ये सभी। तो ये सभी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान कहाँ स्थित है? तो इनके लिए एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर बनाया गया है? तो ये कोलकाता में है, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, वहाँ पर यह है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोलकाता में। नेक्स्ट हेडिंग बहुबाधिता बालक। ये बालक कैसे होते हैं, इसके संबंध यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। 39 बहुबाधिता का कारण होता है, तो इसका कारण देखिए यहाँ पर दिया गया है, वंशानुक्रम हो सकता है, वातावरण से संबंधित हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई। तो यहाँ पर दोनों कारण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सूत्र होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 बहुबाधिता का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल जो कॉन्स्टेंट्स आर क्लासिफाइड कैसे किया जाता है? शारीरिक बाधिता के आधार पर, या मानसिक मंदिता, या अधिगम समर्थी, या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सूत्र होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हेडिंग अधिगम असमर्थी बालक। क्वेश्चन नंबर 41 अधिगम असुविधा युक्त बालकों को विद्यालय में प्रवेश के समय कौन कौन सी समस्या आती है? यानी जो इस तरह के बच्चे होते हैं, अधिगम असमर्थी बालक होते हैं, उनको जब किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो कुछ वहाँ प्रॉब्लम होती है, जब एंट्रेंस वगैरह होता है वहाँ पर, तो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर देख सकते हैं। अपर्याप्त शब्दावली, या निष्क्रिय ज्ञानात्मक प्रणाली, या अल्प अंतर व्यक्तिगत कौशल, या सामाजिक कौशल की कमी। तो सबसे बड़ी इसमें है सामाजिक कौशल, जो लैक ऑफ सोशल स्किल्स यहाँ पर देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 अधिगम असमर्थी बच्चों में किस प्रकार की विशेषता होती हैं? जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं, जो हेडिंग भी चल रहा है हमारा, तो कौन सी यहाँ पर उसकी विशेषता होती है? देखिए यहाँ पर दिए गए अतिक्रिया, या संवेगात्मक योग्यता, या अवधान में कमी, या ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी होते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43
अधिगम असमर्थित बालकों को शिक्षा दी जाती है, यानी एजुकेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी एजुकेशन कैसे उनको दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, सामान्य विद्यालय में, नॉर्मल स्कूल में दी जाती है, विशिष्ट विद्यालय में जो स्पेशल स्कूल में दी जाती है, या समन्वित या इंटीग्रेटेड स्कूल में दी जाती है, समन्वित जिसमें मिक्स होता है, या ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, अंतर्राष्ट्रीय असमर्थी दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, यानी अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है ये अवार्ड? राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, बाय द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, बाय द प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के द्वारा, बाय द चीफ मिनिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय असमर्थी दिवस मनाया जाता है। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेट ऑन, कब मनाया जाता है? ऊपर ये पुरस्कार की बात थी, लेकिन यहाँ पर डे की बात है। तो 6 जनवरी को मनाया जाता है, या 8 फरवरी को मनाया जाता है, या 14 फरवरी को, नहीं 14 फेब को, या 3 दिसंबर को। तो ये 3 दिसंबर को, यानी 3 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग, संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक यानी इमोशनली, जो ड्रेंज्ड चाइल्ड होते हैं, इमोशनली, हम उनको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 से रिलेटेड है। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है, यानी किस कारण से होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वंशानुक्रम, इनहेरिटेंस, या वातावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड, या दोनों, या इनमें से कोई। तो यहाँ पर दोनों ही रोल अदा करते हैं, यहाँ पर प्ले करते हैं रोल, इसलिए यहाँ पर सी उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो इस यूनिट से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष को विश्व विकलांग वर्ष घोषित किया गया, यानी विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड डिसेबल्ड ईयर। तो ये 1981 को घोषित किया गया था, इसलिए यहाँ पर सी उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, बालक कितने प्रकार के होते हैं, यानी व्हाट आर द टाइप ऑफ चिल्ड्रन कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सामान्य बालक, नॉर्मल चाइल्ड, विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड, या सामान्य एवं विशिष्ट बालक, नॉर्मल एंड स्पेशल चाइल्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर, अगर ये नॉर्मल होता है चाइल्ड, तो विशिष्ट होते हैं जो इससे ऊपर या नीचे IQ वाले होते हैं, वो होते हैं। तो यहाँ पर बालक, सभी बालक होते हैं, ये भी बालक हैं, ये भी बालक है, ये बालक है। तो अगर हम ओनली ये लेंगे तो गलत हो जाएगा, या खाली ये लेंगे तो हमें सबको लेना पड़ेगा। तो इसमें से विशिष्ट भी और सामान्य भी सब मिलाकर ये सब बालक होते हैं, सभी चिल्ड्रन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सी उत्तर का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों की श्रेणी में रखते हैं, यानी इन विच कैटेगरी डू फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन बिलोंग, किस में आते हैं? विकलांग की श्रेणी में, या प्रतिभाशाली की श्रेणी में, या समस्यात्मक, या पिछड़े। तो जो शरीर से किसी भी तरह से कमज़ोर होते हैं, या किसी भी तरह से प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो विकलांग की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, वंचित बालकों के शिक्षण का तरीका होना चाहिए, यानी जो बालक वंचित होते हैं, यानी द मेथड ऑफ एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन शुड बी, ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कठोर यानी थोड़ा सख्त होकर, या लचीला या फ्लेक्सिबल होकर, या समान यूनिफॉर्म होकर, या आदेशात्मक ऑब्लिगेटरी होकर। तो हम उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे, और उनको सबके यूनिफॉर्म टाइप से भी नहीं पढ़ा सकते कि सब नॉर्मल बच्चों की तरह। तो उनके लिए हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, थोड़ा नरम होना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर सी उत्तर होगा ऑप्शन बी, लचीला। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी विधि छात्र को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है, यानी कौन सी ज़्यादा विधि, कौन सा मेथड बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट टू लर्न। यहाँ पर देख लीजिए, भाषण विधि, स्पीच मेथड, या करके सीखने की विधि, लर्निंग मेथड बाय डूइंग, या संचार विधि, कम्युनिकेशन मेथड, या प्रदर्शन विधि, या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो इससे मैं समझता हूँ कि करके सीखने की विधि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कहा भी जाता है, देखिए कहा भी जाता है, अगर हम किसी चीज़ को बुक में पढ़ते हैं, मान लिया कोई ये बुक है, हम किसी चीज़ को बुक में पढ़ते हैं, तो वो हमें ओनली 50% हम उसको सीख सकते हैं। फिर हम उस काम को, जो बुक में पढ़ा उस काम को हम करते हुए किसी को देखेंगे तो हम 75% सीख जाते हैं। लेकिन जब हम उस काम को फिर स्वयं करेंगे, खुद करेंगे, तो फिर वो हम 100% यहाँ पर सीख जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करके सीखने की विधि। क्वेश्चन नंबर 52, द गिफ्ट चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम पुस्तक किसने लिखी है, किताब है, ये किसने लिखी है? वो है रिटन द बुक द गिफ्ट चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम। तो ये शेफील्ड के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा शेफील्ड। इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, शेफील्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर 53, शारीरिक विकलांगों के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना होता है?
तो जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, चाहे वो अपनी लेग से विकलांग हो या हाथ से, पैर से या आँख से, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करती है, अलग से आरक्षण या कोटा निर्धारित कर देती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3%। क्वेश्चन नंबर 54 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सभी बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? यानी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर कंपल्सरी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन? तो ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा अनुच्छेद या आर्टिकल 45 में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। डियर स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? यानी व्हेन इज वर्ल्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेटेड? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 3 जून या 3 जनवरी या 3 नवंबर या 3 दिसंबर। तो इसका आंसर आपको देना है। और इसके साथ साथ एक बात और यहाँ पर है कि ये फर्स्ट यूनिट है जो बहुत ही डिमांड पर बनाई गई थी, और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है या नेक्स्ट यूनिट भी हम आपको प्रोवाइड कराएं जल्दी क्योंकि समय कम है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे। और एक बात यहाँ पर और कि आप लोगों ने ज़्यादातर यह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। अभी मेरी एक स्टूडेंट्स की बात हुई तो वो कहते हैं सर मेरे पास कैसे पहुँचे, तो मैंने उनसे कहा कि जो लाल सा बटन होता है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है, आप इसको प्रेस करें, दबाएं, और उसके पास एक बेल होती है घंटी टाइप की होती है, उसको भी वहाँ पर दबाएं, तो फिर आपके पास ये सारी वीडियोज़ आसानी से पहुँचने लगेंगी। तो उसने ऐसे ही किया फिर उसने कहा कि नहीं अब मेरे पास पहुँच जाती है, मैंने सब्सक्राइब इस तरह से कर लिया है। तो अभी कहीं ऐसा ना हो कि आप वेट करते रहें और आपने कभी-कभी सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं दबाते या आप अधूरा काम करते हैं, तो ये सब आप काम करते रहा करें। तो सेकंड यूनिट का हम वेट कर लेते हैं, तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।